एक बार की बात है, किसी गांव में मोहिनी अपने पति, सास और बेटी करिश्मा के साथ रहा करती थी। एक दिन मोहिनी अपने पति के साथ किसी रिश्तेदार के घर जा रही होती है। तभी मोहिनी करिश्मा से कहती है। करिश्मा, हम दोनों तेरी मासी के घर जा रहे हैं, तू भी चलेगी क्या? नहीं मम्मी, आप दोनों जाओ। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, इसलिए मैं उसकी बर्थडे पार्टी पर जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मोहिनी अपने पति के साथ चली जाती है। रात को मोहिनी और उसका पति घर लौट रहे थे। तभी उसकी नज़र एक 12 साल की लड़की पर जाती है। वो लड़की सड़क किनारे रो रही होती है। तभी मोहिनी अपने पति से कहती है। देखिए जी, बेचारी लड़की इतनी रात गए सड़क किनारे रो रही है। हमें उसके पास जाकर उसकी परेशानी पूछनी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद दोनों उस लड़की के पास जाते हैं। सुनो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रार्थना है। लेकिन तुम इतनी रात को खड़ी होकर क्यों रो रही हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन मुझे पता चला कि एक सड़क दुर्घटना में मेरे चाचा चाची की मौत हो गई है। अब उनके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था। मोहिनी और ऋषभ को प्रार्थना पर बहुत तरस आता है और दोनों वहां से थोड़ा दूर हटकर आपस में बात करते हैं। मोहिनी, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम इसे अपने साथ हमारे घर ले चलें? हाँ, हमारी बेटी भी तो इसी की उम्र की है। वैसे भी रब का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर हम इसे अपने पास रख लेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बल्कि ये तो और अच्छी बात है कि हम किसी बेसहारा का सहारा बन रहे हैं। इस तरह दोनों प्रार्थना को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेते हैं। उसके बाद दोनों प्रार्थना को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्रार्थना का रंग काला था और उसके चेहरे पर मोटे दाने भी थे। लेकिन करिश्मा जैसे ही प्रार्थना को देखती है तो बोलती है। अरे मम्मी पापा, ये आप किस गरीब को उठा लाए? करिश्मा, अब से ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। लेकिन क्यों माँ? देखो तो कितनी गंदी लग रही है। अगर मेरे दोस्तों को ये पता चला तो वो मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे हम। हमने फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी। मोहिनी की बात सुनकर करिश्मा गुस्से से वहां से चली जाती है। करिश्मा के जाने के बाद मोहिनी प्रार्थना से कहती है। प्रार्थना, अब से तुम हमेशा यहीं रहोगी और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपनी माँ कह सकती हो। ये सुनकर प्रार्थना बहुत खुश होती है। मोहिनी की सास सावित्री को भी प्रार्थना को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सावित्री कुछ नहीं कहती। अगले दिन सभी एक साथ बैठे हुए थे। तभी सावित्री करिश्मा के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है। मेरी चांद सी खूबसूरत पोती, तुझे देख लेती हूँ तो मेरी सारी चिंता गायब हो जाती है। देख, मैं तेरे लिए फ्रॉक और मेकअप का सामान लेकर आई हूँ। दादी, आप मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आई हो क्या? अरे पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, काली बंदरिया। मेरे बेटे बहू ने तुझ पर तरस खाकर इस घर में ले आए, लेकिन तू मेरी पोती नहीं। और वैसे भी मेरी खुद की पोती परियों की तरह खूबसूरत है। तुझे देखकर तो मेरा दिन खराब हो जाता है। काला साया आई बड़ी, इसके लिए लाऊंगी मैं कुछ। इतने फालतू पैसे आ रहे हैं ना। मोहिनी को सावित्री का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपनी सास को कुछ नहीं कहती है। करिश्मा और प्रार्थना एक ही स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। कुछ सालों बाद दोनों का हाई स्कूल हो जाता है और ऋषभ दोनों का एडमिशन एक बड़े से स्कूल में आगे की पढ़ाई के लिए करवा देता है। जब करिश्मा को पता चलता है कि प्रार्थना का एडमिशन भी उसी स्कूल में हुआ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मम्मी, मैं इतने बड़े स्कूल में मैं इस काली कलूटी के साथ नहीं जाऊंगी। वहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे आएंगे, वो सब इसको मेरे साथ देखकर मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। जैसे तैसे 10वीं तक मैंने इसको झेल लिया, लेकिन अब मैं नहीं झेल सकती। ये कैसे बातें कर रही हो? प्रार्थना तुम्हारी बहन है। ये मेरी बहन नहीं है, इसे आप दोनों सड़क से उठाकर लाए हो। करिश्मा, अगर प्रार्थना देखने में खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ? ना जाने तुम हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव क्यों करती हो। अच्छी शक्ल होना या ना होना खुद के हाथ में नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम आगे की पढ़ाई भी एक साथ ही करोगी और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इस तरह फैसला हो जाता है कि दोनों आगे की भी पढ़ाई एक साथ ही करेंगी। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल जा रही होती हैं। करिश्मा रास्ते में प्रार्थना को खरी खोटी सुनाते हुए जा रही थी। देख, तू मेरे साथ जा तो रही है, लेकिन किसी को मत बताना कि तू मेरे साथ मेरे ही घर में रहती है। तू बस इतना बोल देना कि तू हमारे पड़ोस वाले घर में रहती है।
करिश्मा, बेशक मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। हम दोनों को एक साथ प्यार से रहना चाहिए, लेकिन तुम काले चेहरे की वजह से तुम हमेशा मुझसे नफरत करती हो। चेहरे की वजह से भी नफरत करती हूँ, और तेरे आ जाने से हमेशा मम्मी मुझे डांटती रहती हैं। ये भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, कभी सोचना भी मत कि मैं तुझे कभी अपनी बहन मानूंगी। तो मेरी कुछ नहीं लगती, चल मुझसे दूर हट। इतना बोलकर करिश्मा आगे आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल पहुंचते ही सारी लड़कियां प्रार्थना की तरफ देखने लगती हैं और आपस में बात करते हुए हंसने लगती हैं। इस स्कूल में सभी लड़कियां प्रार्थना का मजाक बनाती थीं। उनके साथ मिलकर करिश्मा भी उनका मजाक बनाती थी। प्रार्थना बहुत रोती थी, लेकिन वो कभी भी मोहिनी को इस बारे में नहीं बताती थी। एक दिन प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी करिश्मा आ जाती है और हंसते हुए बोलती है, तू क्यों तैयार हो रही है? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तेरे चेहरे पर जाकर मेकअप गुम हो जाता है। तू कितना भी मेकअप लगा ले, तेरी शक्ल नहीं बदलने वाली, और ना ही तेरे चेहरे का रंग। इस तरह करिश्मा प्रार्थना का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रार्थना मोहिनी के साथ बाहर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और प्रार्थना की क्लास में पढ़ने वाली नीलम का जन्मदिन आ जाता है। नीलम अपने जन्मदिन पे क्लास की सभी लड़कियों को बुलाती है। नीलम की जन्मदिन पार्टी में करिश्मा और प्रार्थना अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तभी कुछ लड़कियां प्रार्थना को देखकर बोलती हैं, देखो देखो वो लड़की, इसे देखकर हमारा मूड खराब हो जाता है। वैसे मैंने नीलम को कहा था इसे अपनी बर्थडे पार्टी पर मत बुलाना, लेकिन उसने इसे इनवाइट करके पूरे फंक्शन की वॉट लगा दी। वैसे करिश्मा, ये लड़की हमेशा तेरे साथ ही रहती है, ऐसा क्यों? कहीं ये तेरी बहन तो नहीं? अरे नहीं नहीं माही, ये तुम्हें किस एंगल से मेरी बहन नजर आ रही है? ये काली बंदरिया, और मैं इतनी खूबसूरत। करिश्मा की ये बात सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगती हैं। ये सब सुनकर प्रार्थना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। प्रार्थना एक बगीचे में जा बैठती है। मेरे चेहरे की वजह से दादी और करिश्मा मुझसे इतनी नफरत करती हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ उसी दिन से मैंने करिश्मा को अपनी बहन माना, लेकिन ये तो हमेशा मेरा मजाक ही बनाती रहती है। पहले तो अकेली मजाक बनाती थी, लेकिन अब तो स्कूल की लड़कियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी है। तभी प्रार्थना की नजर दूर खड़ी एक नागिन परी पर जाती है। नागिन परी बहुत परेशानी के साथ वहां खड़ी रहती है। प्रार्थना नागिन परी के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ और आप कौन हो? मैं नाग परी लोग की नागिन रानी परी हूँ। मेरी 3 बेटियों को यहाँ की जादूगरनी ने एक फ्रॉक के रूप में बदल दिया है और उन्हें अपने साथ अपनी गुफा में लेकर चली गई है। और जादूगरनी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मैं अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। और मैं एक नागिन परी हूँ, इसलिए मैं उस गुफा के अंदर नहीं जा सकती। मेरी जादुई छड़ी भी नाग परी लोक में ही रह गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस जादूगरनी के चंगुल से अपनी बेटियों को कैसे छुड़ाऊं। आप परेशान मत होइए नागिन रानी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। बस आप मुझे उस जादूगरनी की गुफा तक पहुंचा दीजिए। उसके बाद नागिन रानी परी प्रार्थना को उस जादूगरनी की गुफा के बाहर छोड़ देती है। प्रार्थना जादूगरनी की गुफा के अंदर जाती है और जादूगरनी के ऊपर मिर्ची पाउडर छिड़क कर उसे रस्सी से बांध देती है। सुन लड़की, नागिन रानी परी की मदद करके तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और तूने मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं तो कहती हूँ तो मेरी मदद कर, मैं तेरा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। तू चाहे कुछ भी बोल, मैं तेरी मदद नहीं करने वाली। मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस यहाँ नागिन परी के मकसद से आई हूँ और वो मकसद पूरा करके ही जाऊंगी। इतना बोलकर प्रार्थना जादूगरनी की गुफा में आग लगा देती है और तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर आ जाती है। जादूगरनी की आग में झुलसकर मौत हो जाती है। बाहर आते ही नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपने असली रूप में आ जाती हैं। बेटी, तुमने इतने साहस के साथ मेरी मदद की, ये कोई और नहीं कर सकता था। मेरी तीनों बेटियां अपनी शक्तियों को मिलाकर तुम्हें एक फ्रॉक देंगी, उसके बाद तुम खूबसूरत हो जाओगी। और हाँ, इस फ्रॉक को पहनने के बाद शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। इसके बाद नागिन रानी परी की तीनों बेटियां अपनी शक्ति मिलाकर एक जादुई फ्रॉक बनाती हैं और प्रार्थना को दे देती हैं।
प्रार्थना नागिन रानी परी और उसकी तीनों बेटियों को धन्यवाद करती है और फ्रॉक लेकर वहां से चली जाती है। प्रार्थना अपने कमरे में जाती है और फ्रॉक पहन लेती है। उसके बाद प्रार्थना परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। तभी प्रार्थना को मोहिनी के रोने की आवाज आती है। प्रार्थना भागती हुई मोहिनी के पास जाती है और वो देखती है करिश्मा का एक हाथ टूटा हुआ है। माँ माँ माँ, ये सब कैसे हुआ? करिश्मा करिश्मा सीढ़ियों से उतर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से इसका एक हाथ टूट गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा अब इसका क्या होगा। माँ, मेरे पास जादुई फ्रॉक है जिसे पहनने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आप ये फ्रॉक करिश्मा को पहना दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद करिश्मा फ्रॉक पहन लेती है। करिश्मा के फ्रॉक पहनने के बाद उसका हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। करिश्मा की आंख नम हो जाती है और वो प्रार्थना से कहती है, मुझे माफ कर दो प्रार्थना, आज तुम्हारी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मेरी पहले की गई गलती माफ कर दो। अब से हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे। प्रार्थना, मुझे भी माफ कर दो बेटा, आज तेरी वजह से मेरी पोती पहले की तरह ठीक हो पाई है। अब से मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूंगी। इस तरह से हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और प्रार्थना अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक बार की बात है, काजल अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। काजल के पिता ने दूसरी शादी केवल काजल की अच्छी परवरिश के लिए की थी। जब तक उसके पिता जिंदा थे तब तक झूठा ही सही उसकी सौतेली माँ कामिनी ने उसे प्यार किया था। उनके मरने के बाद उसकी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन संध्या उस पर बहुत अत्याचार करती थीं। दोनों काजल से पूरे घर की साफ सफाई कराती और मन में आता तो उसकी पिटाई करती और खाने को रूखा सूखा देना। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन संध्या अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप रश्मिका को तो जानती ही हैं। वो अपनी मम्मी के साथ मुंबई जाकर रहने लगी है। उसकी मम्मी मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हैं। मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है। मम्मी, मुझे ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करनी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा दिखना है। अगर मेरी दोस्त की मम्मी को मैं पसंद आ गई तो मुझे मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगी जिससे उनकी नजर मुझ पर से हटे ही ना। अरे मेरी शहजादी बेटी, तुम किसी मॉडल से कम नहीं लगती। तुम्हें इतनी बटरिंग करने की क्या जरूरत है? तुम तो यूं ही सिलेक्ट हो जाओगी। फिर भी तुम्हें शॉपिंग करने का मन है तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगी। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। हम एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हैं। एक बार मुझे मुंबई जाने का मौका मिल जाए, उसके बाद मैं मुंबई पर राज करूंगी, मॉडल बन जाऊंगी, सब जगह मेरे ही पोस्टर होंगे, बहुत मजा आएगा। मम्मी चलिए शॉपिंग करने चलते हैं। मनोज, काजल कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? कुछ काम था? मैं बस घर की साफ सफाई कर रही थी। नहीं नहीं महारानी, आपसे हमें क्या काम हो सकता है? आप तो इस घर की बड़ी बेटी हैं, इस घर की मालकिन हैं। हमसे गलती हो गई जो आपको आवाज लगाई। नौकरानी 2 टके की तेरी औकात है हमसे सवाल जवाब पूछने की? जो तू पूछ रही है ये क्या कम है जो हम तुझे इस घर में रख रहे हैं? मम्मी, इसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। मेरे दोस्तों में मेरी नाक नहीं कटना चाहिए क्योंकि पार्टी का सारा बंदोबस्त यही करेगी। अगर कहीं कोई भी गड़बड़ हुई तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तो तू अच्छी तरह से जानती है कि हम लोग तेरा क्या हाल करेंगे। माँ, कल घर में पार्टी है, आप शॉपिंग करने जा रही हैं। माँ, मेरे कपड़े देखिए कितने पुराने हो चुके हैं, अब तो घिस भी चुके हैं और घिस घिस कर फट भी चुके हैं। और हाँ, आप तो जानती ही है ना, कल मेरा जन्मदिन है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा अगर आप मेरे लिए सस्ती सी ड्रेस लेकर आ जाएंगी और उस पार्टी में मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर लूँगी। माँ, मैं आपसे एक ही बार तो साल में जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करने को कहती हूँ। कृपया करके मुझे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करने दीजिए। तेरी औकात है अच्छे कपड़े और जन्मदिन सेलिब्रेट करने की? तुझे मुझे बार बार क्यों समझाना पड़ता है? तो इस घर की नौकरानी है, नौकरानी के क्या काम होते हैं तू अच्छी तरह से जानती है। ज्यादा बकबक मत कर, पार्टी की तैयारियां कर। कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। घर को अच्छी तरह से सजा देना और अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारियां कर लेना, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। ऐसा कहते ही माँ और बेटी बहुत हंसती हैं और दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं।
काजल को अपनी माँ के ये शब्द बहुत दुख पहुंचाते हैं और वो बहुत रोती है, लेकिन बेचारी के आंसू पोंछने वाला इस घर में कोई नहीं था। काजल रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को माँ बेटी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती हैं और तभी फर्श पर पानी होने के कारण संध्या जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय मम्मी, मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी है। कल मेरे दोस्त आने वाले हैं मुंबई से, मेरा मॉडल बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया, मैं मॉडलिंग कैसे करूंगी, मुझे कितनी चोट लगी है। ये सब इस नौकरानी काजल की वजह से हो रहा है, जिससे मैं मशहूर मॉडल ना बन जाऊं। मम्मी, मेरी कमर टूट गई, हाय हाय। मनहूस, करमजली कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ, मैं तेरी अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। सॉरी मम्मी, मैं कल की पार्टी की खाने बनाने की तैयारियां कर रही थी। 5 पकवान तो बन चुके हैं, थोड़े और रह गए हैं। अरे संध्या दीदी, आपको ये क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? मनहूस, पहले मेरी बेटी को गिराया, अब छोटे बच्चों की तरह पूछ रही है। संध्या दीदी, अब कैसे गिर गई? मुझे तेरी चाल अच्छी तरह से समझ आती है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना? देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहते ही कामिनी काजल की बहुत पिटाई करती है। जब तक मार मार कर उसका मन नहीं भरता तब तक काजल को मारती रहती है और उसके बाल खींचती है। माँ मेरे बाल छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता इधर पानी कैसे आया। भले ही आप मुझे सौतेली बेटी समझती हैं, लेकिन मैं आपको अपनी सगी माँ और संध्या दीदी को सगी बहन समझती हूँ। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने पानी नहीं गिराया, मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। काजल कामनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। उसके बाद कामनी काजल को धक्का देकर जाने देती है। काजल की बहुत पिटाई हो चुकी थी, जिससे उसका शरीर दर्द से दुख रहा था, लेकिन फिर भी वो पार्टी की सारी तैयारियां करती है और अगले दिन संध्या बहुत सुंदर गाउन पहनकर आती है और बेचारी काजल अपने पुराने फटे कपड़ों में मेहमानों को अटेंड कर रही थी। कामिनी और संध्या दोनों रश्मिका की माँ को बटर लगाने में लगी थी ताकि वो संध्या को मॉडल बनाने के लिए सोच ले, लेकिन जैसे ही रश्मिका की माँ की नज़र काजल के ऊपर जाती है तो वो काजल के पास जाती हैं और कहती हैं, आप तो इतनी ज्यादा सुंदर हैं, आप तो बड़ी से बड़ी मॉडल को टक्कर दे सकती हैं, आपको तो मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप ये काम करने के लिए नहीं बनी। थैंक यू मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा तो बचपन से ही सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मेरे मम्मी पापा की मृत्यु हो जाने के बाद ये सपना केवल सपना ही रह गया। देखो, आपका ये सपना अभी भी पूरा हो सकता है। मैं मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं आपकी मालकिन की बेटी की दोस्त की माँ हूँ। तुम्हारे जैसा ही चेहरा मेरे सामने घूम रहा था और वो तलाश मेरी पूरी हो गई। रश्मिका की माँ और काजल की ये सारी बातें कामिनी और संध्या सब सुन लेती हैं। ये सुनकर दोनों ही आग बबूला हो जाती हैं। मम्मी, अब ये 2 टके की नौकरानी को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी लाख कोशिश की इसका ये सपना तोड़ने की, देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। मैंने सोचा था कि कामनी आंटी को इनवाइट करूंगी तो वो मुझे एक मॉडल के रूप में चुनेंगी, लेकिन उन्होंने तो इस मनहूस नौकरानी को चुन लिया। अब क्या होगा मम्मी? संध्या बेटी, तू चिंता क्यों करती है? जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस मॉडल बन ही नहीं सकती। इसके सुंदरता की वजह से ही इसको ये ऑफर मिला है। अब तू देख तेरी माँ क्या करती है। काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब उसके बचपन का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन उसको क्या पता उसके ऊपर गिरहड़ लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और बहन है। कामिनी की एक दोस्त जादूगरनी थी, उससे वो एक केमिकल बनवा के लाती है। काजल जब सो रही थी तभी काजल के ऊपर वो केमिकल कामिनी डाल देती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से काली हो जाती है। उसके चेहरे पर निशान आ जाते हैं और बाल भी बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और देखने में बहुत ही ज्यादा बदसूरत लगती है। जब काजल सुबह उठकर अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया, मैं क्या से क्या हो गई, ये बाल, ये चेहरे पर निशान और मेरा रंग, ये सब कैसे हुआ? रात को तो सब ठीक ठाक था, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? मेरा मॉडल बनने का सपना चकनाचूर हो गया। अब मैं मॉडल क्या किसी को भी चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। या खुदा, सारे दुख क्या मेरी किस्मत में ही लिखे हैं। जरा सी खुशी मिलने वाली होती है और वो भी अचानक से छिन जाती है।
मम्मी, वैसे नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बची, मॉडल बनने का सपना देख रही थी। अब बदसूरत बनकर हमेशा नौकरानी बनकर हमारी सेवा करती रहेगी। आपने अच्छा ही किया उसके मॉडल बनने पर गिरहड़ लगा दिया, बहुत बनती थी। हा। हाँ बेटा, ऐसा करना पड़ा, वो जगह तेरी थी, मॉडल तुझे बनना है। लेकिन उस रश्मिका की माँ ने नौकरानी को सिलेक्ट किया। मैंने इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन उस 2 टके की नौकरानी के लिए किया था। अगर तू मॉडल नहीं बन सकती तो वो नौकरानी भी मॉडल नहीं बनेगी। लेकिन बेचारी के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। इसी तरह से माँ बेटी दोनों हंस हंस कर बातें कर रही थी और ये सब काजल सुन लेती है और उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो घर से आत्महत्या करने के लिए बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने लगती है तो उसे वहाँ पर बहुत ही सुंदर नागिन परी बचा लेती है और उससे आत्महत्या का कारण पूछती है। तो काजल नागिन परी को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर नागिन परी को भी बहुत दुख होता है और वो काजल से कहती है, काजल, तुम्हारी आप बीती सुनकर बहुत दुख हुआ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आत्महत्या करना ठीक नहीं, किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं, ये गलत है। हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जीने की आदत होना चाहिए। और रही तुम्हारी सुंदरता की, तो उसका समाधान मेरे पास है। ये जादुई चक्की है, अगर तुम इसे सीधे तरफ घुमाओगी और अगर तुम्हारा मन साफ होगा तो इस जादुई चक्की से एक सोने का गाउन मिलेगा। उसके बाद तुम उसका जादू देखना। काजल नागिन परी की ये बात सुनकर जैसे ही जादुई चक्की को सीधे तरफ घुमाती है तो चमचमाता हुआ एक सोने का गाउन मिलता है, जिसे पहनकर काजल बहुत ही सुंदर लगने लगती है। काजल को अपने आप को इतना सुंदर देखकर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता और काजल नागिन परी को धन्यवाद कहती है। तभी नागिन परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और काजल मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करती है। उस शो में और भी सुंदर लड़कियां पार्टिसिपेट करने आती हैं, लेकिन काजल की सुंदरता सभी लड़कियों पर भारी पड़ जाती है और मॉडलिंग शो में काजल ही विनर बनती है और वो मॉडल बनकर बहुत खुश होती है। जब काजल के फोटो बड़े बड़े पोस्टर में लगते हैं और मैगजीन में आते हैं और इंटरव्यू होते हैं तो उन्हें देखकर माँ बेटी हक्की बक्की रह जाती हैं। मम्मी, मुझे लगा था ये सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इसके इंटरव्यू से पता चला ये तो काजल ही है। मम्मी, ये नौकरानी इतनी जल्दी कैसे सुंदर हो गई, और देखिए कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। मम्मी, हमारी सब मेहनत पर पानी फिर गया। मम्मी, आप तो कह रही थी घर से भागकर अभी तक तो मर भी गई होगी, ये अभी तक जिंदा है और कितनी मशहूर मॉडल बन गई है। बेटी, कोई भी इतनी जल्दी इतना सुंदर कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें पता लगाना चाहिए। दोनों माँ बेटी मुंबई जाने का टिकट कराती हैं और काजल के घर पहुंच जाती हैं। काजल अपने माता पिता के फोटो के सामने जादुई चक्की के बारे में बातें करती है और उसी समय उन दोनों को पता चल जाता है और वो दोनों एक दिन काजल के घर में जाती हैं। काजल सोती है और वो दोनों उस चक्की को लेकर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और वो जादुई चक्की को उल्टी तरफ घुमा देती हैं, जिससे जादुई सोने का गाउन नहीं बल्कि एक काला गाउन निकल कर आता है। जैसे ही संध्या उस काले गाउन को पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, पूरी तरह से गंजी, बहुत ही काली और चेहरे पर छोटे छोटे बहुत सारे निशान और हाइट भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अपनी बेटी को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर कामिनी बहुत रोती है। तभी नागिन परियों की जादुई चक्की से आवाज आती है, कामिनी, तुझे और तेरी बेटी को अपने कर्मों की सजा मिली है। तुमने बेचारी काजल के साथ बहुत बुरा किया। जो गड्ढा काजल के लिए खोदा था उसी में आज तुम खुद गिर गई, तो तुम्हारी बेटी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत रहेगी। ऐसा कहते ही जादुई चक्की काजल के पास दोबारा पहुंच जाती है और दोनों माँ बेटी को उनके कर्मों और लालच की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ काजल बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन से बहुत दूर हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है।